हेलो दोस्तों, अन अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हाल ही में आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। उसकी जो लॉन्चिंग थी 14 जुलाई को की गई है और ये भारत के अंतर्गत श्रीहरिकोटा के आसपास इसको लॉन्च किया गया है। उनका जो स्पेस सेंटर है सतीश सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर। इस मिशन को लेकर के कुछ खास बातें हैं जो हमें जाननी है। आज के टॉपिक में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। वैसे तो आप सभी लोगों ने इससे जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, इसकी लॉन्चिंग का वीडियो भी उम्मीद है आपने देखा होगा। अब इस पूरे सेगमेंट में ऐसी कौन सी बातें हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती हैं और जिन पर हमें बात करनी चाहिए। यहाँ एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि चूंकि ये जो मिशन है इसको चंद्रयान 3 कहा गया है, तो ये तीसरा मिशन है और अगर ये तीसरा मिशन है तो उसके पहले 2 मिशन और रहे होंगे। उन मिशनों से जुड़ी हुई क्या कहानी है। इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत चूंकि एक विकासशील देश है, विकास के क्रम में उसको गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को एड्रेस करना होता है। ऐसे में हम चंद्रयान जैसे मिशंस पर क्यों पैसा खर्चते हैं या इसरो जैसी संस्था की भारत में क्या आवश्यकता है। हालांकि ये तकनीक वाले विषय से थोड़ा सा हट करके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 वाले सेक्शन से जुड़ जाएगा, बात करेंगे। टॉपिक है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में क्यों पहुंचना चाहता है इसरो। इस मिशन से जुड़ी एक खास बात यह है कि इस बार इसरो का प्लान या पिछली बार भी चंद्रयान 2 में भी जो प्लान था वो बाकी के सारे देशों से या वैश्विक स्तर के देशों द्वारा किए गए प्रयासों से थोड़ा सा ज़्यादा था। यानी कि जो पिछले देश रहे हैं, पिछले समय में जो भी लॉन्चेस किए गए हैं, वहाँ पर जो देशों का लक्ष्य था वो चंद्रमा के अंतर्गत उसकी भूमध्य रेखा या उसके आसपास के क्षेत्र रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम दक्षिणी ध्रुव पर अपना एक लैंडर या एक मिशन करें। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या वजह है, चलिए बात करते हैं। एक जो ट्वीट है 14 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इस सफलता को मील का पत्थर बताया था और ऐसा भी कहा था कि 14 जुलाई दिन याद रखा जाएगा भारत के इतिहास में और निश्चित तौर पर याद रखा जाएगा क्योंकि एक बड़ा मिशन है चंद्रमा से जुड़ा हुआ और शायद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर अगर हम सफल होते हैं तो अपना लैंडर और रोवर उतारने वाला भारत पहला ऐसा देश बन सकता है। इस मिशन से जुड़ी हुई क्या क्या बातें हैं। पहली बात तो है कि भारत का ये तीसरा चंद्र मिशन है। दूसरा, इसके पहले जो एक चंद्र मिशन किया गया था, मतलब इसमें 2 बातें आएंगी। एक चंद्र मिशन 1 और दूसरा चंद्र मिशन 2। तो 1 जो है वो बहुत पहले भेजा गया था, 2008 के आसपास उससे जुड़ी हुई जो रिसर्चेस थी वो सामने आई थी। अब 2 जो था वो 2019 का मिशन था जहां पर उसका जो लक्ष्य था, जिस उद्देश्य के लिए उसको भेजा गया था, उसमें कुछ खराबी आई थी और वो थोड़ा सा फेल माना गया था, फेल कहें या जो उसका प्रमुख मकसद था आंशिक रूप से विफल, क्योंकि उस मिशन में भी भारत ने ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को प्लान किया था कि हम इन तीनों चीज़ों को भेजेंगे। तीनों ही शब्द क्या होते हैं अभी हम आगे बात कर लेंगे कि आखिर ऑर्बिटर क्या है, लैंडर क्या है, रोवर क्या है, या चंद्रमा से जुड़े हुए कौन कौन से और मिशन पहले किए गए हैं। तो लॉन्च 14 जुलाई को किया गया है। याद रखिए, किसी सवाल में पूछा जा सकता है कहाँ से किया गया है। श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। एक सवाल यहाँ पर यह भी आपको पूछना होगा और पूछना चाहिए, आप नहीं पूछेंगे तो हम पूछेंगे कि आखिरकार श्रीहरिकोटा से ही बहुत सारे मिशनों को क्यों लॉन्च किया जाता है। तो अगर आप इसकी लोकेशन समझें तो ये यहाँ है आंध्र प्रदेश में, सतीश धवन स्पेस सेंटर। यहाँ से लॉन्चेस हम करते हैं। कई सारे ऐसे कारण हैं, ऐसा सवाल आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आखिरकार यहाँ से ही लॉन्चेस हम क्यों करते हैं। तो इसका एक कारण ये है कि इसकी अवस्थिति को आप देखिए। अगर हम भारत को पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में बांट दें तो आपको दिखाई देता है कि ये भारत का इस क्षेत्र के हिसाब से कहीं ना कहीं पूर्वी हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि ये समुद्र के नज़दीक है और इसके बाद खुला समुद्र मिलता है। तीसरी बात यह है कि ये भूमध्य रेखा के नज़दीक है, पृथ्वी के अंतर्गत देखा जाए तो एक ऐसा स्थान जो खुला समुद्र है, अगर हम वहाँ से कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं तो जो रॉकेट के जो भी अवशेष हैं या जो मलबे हैं वो वापस से जब धरती पर गिरते हैं तो किसी के हताहत होने की संभावना कम होती है। दूसरा ये कि पृथ्वी का जो घूर्णन है, तो वहाँ पर कोई भी रॉकेट लॉन्च करने से हमें पूर्वी दिशा में लॉन्च जब हम करते हैं तो एक स्थान मिल जाता है या पृथ्वी के घूर्णन का फायदा मिल जाता है, वहाँ पर रॉकेट कहीं जल्दी पहुँच पाएगा जहाँ पर हमें भेजना है। ठीक, और तीसरा भूमध्य रेखा के नज़दीक होगा। चलिए अब आते हैं मिशन के अवलोकन पर। तो प्रक्षेपण के करीब 1 महीने बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा, यानी इतना समय लग जाएगा इसको 1 महीने के आसपास कि ये चंद्रमा तक पहुंच पाए।
इस मिशन की बात यह है कि इसमें एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और एक रोवर है। अब आपको याद आ रहा होगा 2019 वाला मिशन जिसमें लैंडर और रोवर की चर्चा की गई थी, नाम वही है। लैंडर कौन है? विक्रम। और रोवर कौन सा है? प्रज्ञान। नाम दिए गए हैं। ऑर्बिटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी ग्रह या उपग्रह के चारों ओर उसकी कक्षा में चक्कर लगाता है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटर, यानी ऑर्बिट करता है। अब उसी ऑर्बिटर से मान लीजिए इस तरह से ऑर्बिट कर रहा है, इसी से कोई ऐसा उपकरण निकले जो धीरे धीरे करके उसकी जमीन पर या सतह पर उतरे, उसको कहेंगे लैंडर, जो लैंडिंग करेगा। उसके बाद लैंडर के अंदर ही, यानी उसकी सतह का बाकी विस्तृत अवलोकन करने के लिए उसमें एक रोवर होगा। तो रोवर क्या होगा? एक तरह का पहिए लगा हुआ उपकरण जो सतह पर चल सके, सतह पर खुदाई कर सके। जो वहाँ पर उपकरण मौजूद है, या हम कहें जो सतह पर मिट्टी वगैरह मौजूद है, जो हमारे लिए साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको कलेक्ट करे और हमारे पास पहुँचाए पृथ्वी तक, या एटलीस्ट कुछ ऐसा डेटा हो साइंटिफिकली, वो ऐसा कलेक्शन करके उससे जुड़ी हुई सूचना हम तक पहुँचा दे। तो 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करेगा, ऐसी जो उम्मीद है वो की जा रही है। एक समय का कैलकुलेशन बिठाया गया है, तो 23 अगस्त तक ये पहुंच सकता है। दो बातें हमने की थी कि ये भेजा जा रहा है इसके दक्षिणी ध्रुव पर, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और ये है भूमध्य रेखा। यहाँ पर आपको कई सारे मिशन दिख रहे होंगे जो इसके आसपास किए गए थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि मिशन सभी दक्षिणी ध्रुव पर क्यों नहीं किए गए, या दक्षिणी ध्रुव पर किया जाने वाला ये मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। पहली बात ये समझिए कि भूमध्य रेखा के नज़दीक सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है, चाहे वो पृथ्वी के अंतर्गत हो या चंद्रमा की हो या चंद्र भूमध्य रेखा हो। तो यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो यहाँ पर दूसरी बात ये भी कि वातावरण भी साफ रहेगा, सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी रहेगी, जो उपकरण होंगे उनमें संचालन में, संचार के संचालन में बाधा नहीं आएगी, या अगर उसमें कोई सोलर पैनल लगे होंगे वो आराम से चार्ज हो जाएंगे, ये दिक्कत है नहीं होगी यहाँ। दूसरा, यहाँ की सतह अपने आप में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समतल है, अगर हम यहाँ पर कोई उपकरण लैंडर या रोवर भेजते हैं तो आसानी से चल सकेगा। दूसरा, अगर आप ध्रुवों की ओर जाते हैं या दक्षिणी ध्रुव की बात करें, तो चंद्रमा का झुकाव और पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर थोड़ा सा अंतर है उसमें। अगर आप पृथ्वी का झुकाव देखते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक। वहीं अगर आप चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा का झुकाव इसकी तुलना में कम है। तो जब घूर्णन होगा तो यहाँ के कुछ क्षेत्र या कुछ गड्ढे ऐसे रह सकते हैं जहां पर जो पहले के समय में जमी हुई बर्फ रही होगी वो मौजूद होगी आज भी, ऐसा माना गया है। दूसरा, यहाँ पर मिशन करना इसलिए भी मुश्किल है कि ये ऐसा क्षेत्र है जहां से पृथ्वी के द्वारा किया जाने वाला संचार बहुत ज़्यादा बाधित होता है। तीसरा, यहाँ पर जो सतहें हैं अपने आप में इस तरह की हैं, या धारदार हैं, या पहाड़ियाँ हैं, या ऐसे गहरे खड्ड हैं कि वहाँ पर कोई भी उपकरण गिर करके या उतरते समय नष्ट हो सकता है, इसलिए भी ये मिशन कठिन है। और उसके अलावा यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की भी उतनी उपस्थिति नहीं है, कई बार गहरा अंधेरा तक बना रहता है। इसके अलावा यहाँ पर जो तापमान है, अगर आप उसको भी देखेंगे तो -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो अब आप समझ पाएंगे कि उपकरणों का वहाँ उतरना और सही तरीके से संचालित होना कितना मुश्किल काम है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है पहला मिशन होगा, ये इसकी खासियत है। पिछली सभी लैंडिंग्स जो भी की गई हैं भूमध्य रेखा पर केंद्रित थी, तो इस हिसाब से ये मिशन महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनौतियों पर हमने चर्चा कर ली है। अब इसी को अगर आप लैंग्वेज देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला, ध्रुवीय क्षेत्र कठिन है, उबड़ खाबड़ है या विषम भूभाग है, सूर्य के प्रकाश की कमी है, कम तापमान है, खड्डे हैं, क्रेटर हैं, और ये जो समतल सतहें हैं उनका अभाव है। कुछ इस तरह से आपको चंद्रमा के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों का चित्र मिलता है। अगला, दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करना क्यों चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी सवाल होगा, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र विषम वातावरण के कारण अभी तक इतने ज़्यादा अन्वेषित नहीं रहे। गहरे खड्डे हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, क्षेत्र हैं, तो ऐसी संभावना है कि वहाँ पर बर्फ़ के अणु मौजूद हों। इसके साक्ष्य भी मिले हैं। 2008 में जब हमने चंद्र मिशन किया था तो उसमें हमने एक क्रैश लैंडिंग कराई थी, जिससे पता चला था कि वहाँ पर हो सकते हैं जल के कण या बर्फ़ के कण, जिसका हम आने वाले समय में उपयोग कर सकते हैं। और इसमें तीसरी बात ये भी है कि ये इतने लंबे समय से यहाँ पर मौजूद हैं
कि शुरुआती रूप से जो सौरमंडल रहा है या किसी ग्रह के बनने की जानकारी है या आसपास के क्षेत्रों की जानकारी है, उसके बारे में है पता चल सकता है कि किस तरह से कौन-कौन से अवयव शुरुआती चट्टानों में मौजूद रहे होंगे। तो इसकी चट्टानों और मिट्टी की जानकारी भी हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ये इस मिशन को और भी ज़्यादा खास बनाता है, जो अभी तक नासा या चीन या रूस के द्वारा नहीं किया गया है। इस क्षेत्र को बोलते हैं स्थायी रूप से छायाग्रस्त क्षेत्र या पीएसआरस, परमानेंटली शेडोड रीजन्स। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ कभी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। पृथ्वी के विपरीत अगर आप देखेंगे, पृथ्वी का अक्ष हमने चर्चा की कि 23.5 डिग्री झुका है, जबकि अगर आप चंद्रमा की धुरी को देखते हैं तो 1.5 डिग्री ही झुकी हुई है। ऐसे में पृथ्वी जब घूमती है तो अलग अलग समय पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के चलते जो सूर्य का प्रकाश है वो अलग अलग समय पर पूरी पृथ्वी के क्षेत्रों में पहुंच जाता है, भले ही 6-6 महीने का अंतर बना रहे ध्रुवों के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर 1.5 डिग्री का ही झुकाव है। ऐसे में कई सारे क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं, गहरे खड्डे हो सकते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ना पहुँचा हो। तो जल की उपस्थिति और स्थिरता मौजूद हो सकती है। इसके अलावा नासा ने इसके पहले जो मिशन किए हैं जिनको लूनार रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर मिशन कहा गया है, इससे भी डेटा मिलता है और हमें इस बारे में जानकारी देता है। तो ये इसका एक तकनीकी पहलू है। अब एक प्रश्न होगा कि इसको किस तरह से लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। इसको ही कुछ समय पहले GSLV के नाम से आप जानते थे, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है LVM-3। और ये एक तरह का 3 चरण वाला रॉकेट आप कह सकते हैं, जिसमें से कि 2 ठोस और एक लिक्विड चरण है। इसमें आपको दिखेगा कि ऊपर साइड इसके यहाँ पर रखा हुआ है वो पेलोड जो इसको लेकर के जाना है। पेलोड क्या होता है? पेलोड एक ऐसा भार है या कुछ ऐसे उपकरण है जिनको कोई भी रॉकेट लेकर के जाता है। तो पहले स्टेज में इसके ऊपर वो मॉड्यूल है जहाँ पर चंद्रयान को रखा गया है। उसके आप नीचे आएंगे, यहाँ पर क्रायोजेनिक स्टेज लगा हुआ है। उसके बाद इसमें आपको 2 रॉकेट बूस्टर्स दिखते हैं साइड में, जो कुछ ऊंचाई देने के बाद इसको अलग हो जाते हैं और वापस आकर के धरती पर या किसी समुद्र में गिर जाते हैं। तो ये रॉकेट बूस्टर्स हैं, ये सॉलिड ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, पहला और दूसरा। उसके बाद एक आएगी इसकी लिक्विड स्टेज जो बीच में इसके लगी हुई है। तो इस तरह से इस रॉकेट को डिज़ाइन किया गया है। कितना वजन ले जा सकता है एक बार में? तो लगभग 4000 किलोग्राम तक का पेलोड ये GTO तक ले जा सकता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि GTO यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की ऊंचाई कितनी है, LEO की कितनी है, और एक और होती है भूस्थितिक कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, उसकी ऊंचाई कितनी है। ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर नहीं मिलता है तो गूगल कर लीजिए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ये इसके बारे में जानकारी हुई। अब आते हैं इसका उपयोग पहले कहाँ कहाँ किया गया है। तो आपको याद होगा GSAT-19 संचार उपग्रह हमने लॉन्च किया था, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था। एस्ट्रोसैट खगोल विज्ञान उपग्रह थे, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था। चंद्रयान-2 जब हमने भेजा था तब भी इसका इस्तेमाल किया था और इसको सफलतापूर्वक एक तरह से पहुंचाया था। लेकिन जो लैंडिंग वाला मिशन था वहां पर दिक्कत आई थी और तकनीकी गड़बड़ी से वो क्रैश हो गया था। उसके बाद गगनयान जो क्रू मिशन आने वाले समय में हम भेजना चाह रहे हैं, यानी कि भारत का पहला मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाला मिशन होगा, इसमें भी इस रॉकेट का हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के विश्व में अगर आप देखेंगे तो कई सारे जो संस्थाएं हैं उनके पास ऐसे रॉकेट है, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास भी एरियन 5 नामक रॉकेट है, स्पेसएक्स के पास भी फाल्कन 9 करके रॉकेट है। तो इस तरह कई सारी संस्थाएं हैं जो बड़े बड़े रॉकेट्स का इस्तेमाल करती हैं। क्या लाभ होगा इसका? देखिए, अगर ये मिशन सफल हो जाता है जैसा डिज़ाइन किया गया है, और चूंकि इसरो का ये दूसरा प्रयास है, इसके पहले एक प्रयास फेल हो चुका है आंशिक रूप से, खासतौर से लैंडिंग वाले पार्ट पे, तो सफल होता है तो भारत की चंद्रमा लैंडिंग के महत्वपूर्ण तकनीकी और भू राजनीतिक आयाम होंगे। कैसे होंगे? देखिए, अब आता है इसका व्यावसायिक वाला हिस्सा, यानी कि किसी भी इस तरह के मिशन के पीछे कई सारी चीज़ें होती हैं। पहली ये कि तकनीकी उन्नति भारत की अगर हम सफलतापूर्वक करते हैं तो पूरे विश्व के सामने जाएगी और कहीं ना कहीं भारत उन देशों की सूची में स्थापित होता जाएगा जो इस क्षेत्र में अग्रणी है। जैसे कि नासा एक संस्था है, USA की है, यूरोपियन यूनियन की संस्था है, फ्रांस की अपनी अलग संस्था है, इजराइल भी इस दिशा में प्रयास कर रहा है, जाक्सा है, जापान की संस्था। तो यहाँ पे हमें स्थापित और एक प्रशंसा मिलेगी, एक नाम मिलेगा, क्योंकि भारत का PSLV इसके पहले इस तरह के लॉन्चेस करने में बहुत ज़्यादा एक सफल उपकरण माना गया था। तो भारत को कई सारे लॉन्चेस मिलते हैं।
इसकी सफलता के बाद हमारा ये रॉकेट भी कहीं ना कहीं टेस्ट होता जाएगा और सफल रॉकेट की श्रेणी में आ जाएगा जो सफलतापूर्वक लॉन्चेस करता है। साथ ही भारत की अंतरिक्ष पे तकनीकी क्षमता भी स्थापित होगी। जैसे चीन पर हमने पहले डिस्कशन किए थे, तो चीन अंतरिक्ष में अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, जहां पर अभी वर्तमान समय में एक स्पेस स्टेशन मौजूद है। जो अभी वर्तमान स्पेस स्टेशन मौजूद है उसको ISS बोलते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो उस स्टेशन की खास बात है कि वो कई सारे देशों ने मिलकर बनाया है। अब सोच करके देखिए, चीन एक ऐसा देश है जो अगर खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने जा रहा है तो उसको बाकी देश किस तरह से देखेंगे, उसकी क्षमताओं पर कितना भरोसा कर रहे होंगे, या भरोसा नहीं तो कम से कम उसकी क्षमताओं को मान्यता मिल रही होगी। कुछ ऐसी ही मान्यता भारत को भी मिलेगी। दूसरा, आपकी मान्यताएं जितनी मजबूत होंगी, आपकी तकनीक जितनी बेहतर होगी, लोग आपको उतना ही व्यावसायिक रूप से अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए देंगे। तो इससे आर्थिक लाभ भी किसी भी देश को मिलता है। तो भारत को शीर्ष 4 तकनीकी रूप से उन्नत अंतरिक्ष देशों में भी शामिल होने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष तकनीक में इससे ज़्यादा निवेश भी उपलब्ध होता रहेगा। आपकी तकनीक बेहतर है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। पसंद इस सेंस में कर रहे हैं कि आपकी तकनीक से कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रही, एक स्थापित है, मान्यता मिल गई है, तो आपको ज़्यादा निवेश मिलेगा कि भाई इनके भी भेज दीजिए। उस निवेश का इस्तेमाल आगे की रिसर्च में होगा। इसरो ने अपनी एक व्यावसायिक संस्था अंतरिक्ष करके खोली भी है। इसरो जो व्यवसाय से जुड़े हुए काम है उसको सॉल्व करके खुद अलग तरह से रिसर्च वाली डिवीजन पर काम करना चाह रहा है। तो इसरो एक संस्था के रूप में आगे बढ़ेगा और जिसका जो व्यावसायिक लाभ है वो भी मिलेगा। अगला है इसरो के लिए ये तीसरी बार का जो लॉन्च है, अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि सफलता मिलनी भारत को किस तरह से स्थापित करती है भू राजनीतिक और भूस्थैतिक के हिसाब से। अब आते हैं, अब तक कौन कौन से किस तरह के मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किए गए हैं। इसमें एक मिशन का नाम है फ्लाईबाइज। तो फ्लाईबाइज क्या होता है, मतलब ऐसे तकनीकी नाम है जो आपको परीक्षा में सुनने को मिल सकते हैं कि भाई फ्लाईबाइज क्या है, उसके बाद एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। या ऑर्बिटर मिशन क्या है, इम्पैक्ट मिशन क्या है, मानव मिशन क्या है। तो फ्लाईबाइज जो मिशन है इसको ऐसे समझिए कि नासा का एक पायनियर 3 और 4 जो स्पेसक्राफ्ट है या कुछ उपकरण है जो भेजे गए थे, मतलब कि बाह्य अंतरिक्ष की खोज के लिए मान लीजिए कोई उपकरण भेजा गया, वो चंद्रमा के नज़दीक से गुजरा या किसी भी दूसरे ग्रह के नज़दीक से गुजरा, उसने उसकी कुछ फोटोज कुछ जानकारी हम तक पहुंचाई। या फिर कोई ऐसा मिशन था जो किसी और चीज़ के लिए था, या चंद्रमा के लिए ही था, या दूसरी अंतरिक्ष के खोज के लिए था, इसको भेजा हमने, तो ये कहलाता है फ्लाईबाइज मिशन जो नज़दीक से गुजर जाए। अगला है ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर की हमने शुरू में चर्चा ठीक ठाक कर ली, जो किसी भी ग्रह या उपग्रह के चारों ओर उसकी कक्षा में चक्कर लगाता है, वो ऑर्बिटर मिशन कहलाता है। उसके बाद इम्पैक्ट मिशन क्या है, इसमें थोड़ा सा ऐसे समझना है आपको कि क्रैश लैंडिंग करानी है हमें, यानी कि हमने अपना ऑर्बिटर भेज दिया, हमारे उपकरण इतने बेहतर नहीं हैं, हमने चंद्रमा की सतह की नज़दीक से जानकारी कलेक्ट करने के लिए ऑर्बिटर से कोई एक उपकरण गिराया, वो धरती उसकी सतह पर मतलब चंद्रमा की सतह पर गया और जाकर के गिर के टकरा गया और टूट गया या बच गया, दोनों चीज़ें हो सकती है। लेकिन उस बीच उसने कुछ ऐसा डेटा कलेक्ट किया जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता था, तो इसको हम कहेंगे इम्पैक्ट मिशन। अब इसी यहाँ से जोड़ दीजिए, ठीक है। अब अगला है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब क्या, जैसे ये क्रैश किया था, अब ये क्रैश नहीं करेगा, जा करके हवा में रुकेगा थोड़ी थोड़ी देर और धीरे धीरे करके सतह पर उतरेगा। जैसे आपने अगर लॉन्च देखा होगा चंद्रयान 3 वाला, तो उसमें रॉकेट बूस्टर्स काम करते हैं नीचे से, उसको उठाने के लिए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से थ्रस्ट नीचे को ढकेलता है, और थ्रस्ट नीचे को होने के बाद उसको रॉकेट को ऊपर की ओर बूस्ट मिलता है। तो ये कुछ ऐसा ही तरीका है कि इसको नीचे एकाएक गिरने से रोकने के लिए धीरे धीरे बूस्टर चला करके धीरे धीरे उतारते हैं। अब जब ये धरती पर उतर जाएगा, सतह पर उतर जाएगा, तो इसी का एक उपकरण होगा जिसमें पहिए लगे होंगे, जिसको हम रोवर कहते हैं। तो ये रोवर मिशन है। अब नासा का जो मिशन है, नासा ने इसके पहले 1970 के आसपास 60 के दशक में ठीक ठाक चंद्रमा के मिशन किए हैं और अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजा भी है। अब नासा 2025 के लिए एक और मिशन प्लान कर रहा है, आर्टेमिस 3, जहां पर वह लोगों को फिर से चंद्रमा पर भेजेगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा यहाँ पर आपसे कि आखिरकार इतना लंबा समय बीत गया, लगभग 50 साल के आसपास होने जा रहा है, तो दोबारा से चंद्रमा के लिए देशों की जो एक रुझान है, एक वहाँ पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की प्रक्रिया है, फिर से क्यों शुरू की जा रही है। आप इसे ऐसे समझिए कि एलोन मस्क जैसे जो बड़े बिजनेसमैन हैं या दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तकनीकी रूप से दिग्गज कंपनियां हैं, या जेफ बेजोस की बात करें जिनकी ब्लू ओरिजिन कंपनी है, ये सब क्यों इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।
इनके विजन को अगर आप समझेंगे तो इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हम मंगल ग्रह, उसके आगे कुछ ग्रह जो पृथ्वी की तरह मनुष्यों के लिए रहने योग्य हो सकते हैं, वहां पर लोगों को भेजेंगे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्पेस टूरिज्म का। तो स्पेस टूरिज्म यानी कि अभी के लिए हमें निवेश करना है, लेकिन आगे चल करके जो बिलियनियर्स हैं, बड़े लोग हैं, वो उस पर ठीक ठाक पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह की कई सारी फ्लाइट्स ट्रायल के लिए पहले हो भी चुकी है, जहां पर अंतरिक्ष में किसी व्यक्ति को भेजा गया है। तो अंतरिक्ष में ना भेज करके, वो थोड़ा सा इससे इतर विषय है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष मान लीजिए 100 किलोमीटर के बाद माना जाएगा, तो 100 किलोमीटर के जस्ट ऊपर तक पहुंच करके वापस आ जाना, यानी जीरो ग्रेविटी को फील करके वापस आ जाना, इस तरह के कुछ मिशंस किए गए हैं। तो आने वाले समय में चंद्रमा का उपयोग एक ऐसे स्टेशन के रूप में करेंगे जहां पर रुक करके फ्यूल फिल करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे में आज के समय चंद्रमा के ऊपर रिसर्च की जानी आवश्यक है, ताकि हमें ये पता चल सके कि चंद्रमा के इन संसाधनों का, इस मिट्टी का हम किस तरह से इस एटमॉस्फेयर का उपयोग कर पाएंगे, धीरे धीरे किस तरह से हम वहाँ पर कॉलोनी बना पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कुछ वैसा ही है, जैसा आपको याद होगा कि मध्यकाल के आसपास जब लोग, यूरोपीय नागरिक बाहर की ओर निकले थे, उन्होंने समुद्री रास्तों की खोज की थी। जब जो सतही रास्ता था या जो भूमि से जाने वाला रास्ता था, चाहे वो एशिया की ओर आता हो, वो ब्लॉक कर दिया गया था। ठीक, अब ऐसे रास्तों की खोज बहुत साहसिक अभियान माने जाते थे, बहुत महंगे अभियान होते थे। कुछ ऐसे ही अभियान आज के समय अब हम बाह्य अंतरिक्ष के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य सभ्यता ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तकनीक विकसित कर ली है कि पृथ्वी के अंतर्गत जो भी क्षेत्र महत्वपूर्ण मौजूद है, हम लगभग हर जगह पहुंच चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय में जनसंख्या में भी वृद्धि होगी, तो हमें बाह्य उपकरणों की सहायता से बाह्य अंतरिक्ष की ओर निकलना होगा, जहां पर हम आने वाले समय में कॉलोनीज बना सकेंगे। ये एक बेहतर रास्ता हो सकता है आने वाले भविष्य की संभावनाओं के लिए और सभ्यताओं के लिए। इस दिशा में भी इस प्रयास को देखा जा सकता है। मतलब एक लंबा विजन है जो आज धीरे धीरे प्रयासों से ही अचीव किया जा सकेगा। तो इस मिशन से जुड़े हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको कलेक्ट करके रखने हैं, कहीं पर भी आपको नोट करने पड़ सकते हैं प्रश्न में। अब एक प्रश्न ले ले जो कि प्रीलिम्स का है, 2016 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान मिशन को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। और तीसरा, भारत अपने पहले ही प्रयास में अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित करने में सफल होने वाला एकमात्र देश बन गया है। तो विज्ञान एवं तकनीक से कुछ ऐसे ही प्रश्न फ्रेम किए जाते हैं जहां पर कुछ ऐसी बातें होती जिसमें फैक्ट भी है, कुछ कॉन्सेप्ट भी है, मिला करके प्रश्न बनता है। तो हो सकता है अगला प्रश्न आपसे चंद्रयान से पूछ लिया जाए, लैंडर रोवर पर पूछ लिया जाए, कुछ अगले मिशन पर पूछ लिया जाए, नासा के कुछ जरूरी मिशन पर पूछ लिया जाए, तो आपको याद होना चाहिए। बहरहाल इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, और जो हिंदी यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।